हेलो स्टूडेंट्स, पिछली एक बेसिक क्लास में अपन ने कोशिका विज्ञान को शुरुआत किया था, जिसमें अपन ने कुछ बेसिक बातें कोशिका के बारे में पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि बेसिक चीज़ों के अंदर अपन को सबसे पहले कोशिका के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे वो एग्रीकल्चरल बायोलॉजी हो, क्योंकि कोशिका एक ऐसी शरीर की इकाई है। जितने भी अपन कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ते हैं, चाहे एजी बायो पढ़ो चाहे कोई भी बायोलॉजी पढ़ो, तो बायोलॉजी के जितने भी इवेंट है, सभी घटनाएं जो होती है कोशिका के अंदर है। मैं ये कह सकता हूँ कि कोशिका जो होती है उसके अंदर पूरी बायोलॉजी छुपी हुई है। अपन जो भी चीज पढ़ेंगे वो सब के सब कोशिका के अंदर हो रही है। कैसे पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में सब चीजें आपके समझ में आ जाएगी। तो इसलिए अपन ने एक बेसिक क्लास के अंदर कोशिका को स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी कि कोशिका जो होती है वो क्या होती है, उसकी परिभाषा की थी अपन ने। उसकी परिभाषा में अपन ने 4 शब्द उपयोग में लिए थे कि कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है, कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई है, कोशिका शरीर की आनुवंशिक इकाई भी है। यानी जीवों के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवंशिक इकाई जो है वो कोशिका कहलाती है। अब मैंने आपको बताया था कि इन चारों शब्दों के मतलब आपको बताऊंगा मैं कि इसकी परिभाषा में ये 4 शब्द, या आपने जो पहले तक संरचनात्मक या क्रियात्मक 2 शब्द आप इसके अंदर परिभाषा में देते थे, वो 2 या अब मैं आपको 4 बता रहा हूँ। ये शब्द क्यों इसके अंदर जोड़े गए हैं, इनका क्या अर्थ होता है, वो अपन आज के वीडियो में देखेंगे। तो कोशिका क्या होती है उसके बारे में बात किया था। उसके बाद में अपन ने बात की थी कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, जिसमें कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, इन बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा था। फिर कोशिका की खोज से रिलेटेड अपन ने बातें की थी कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन सी कोशिका की थी, मृत कोशिका की थी। किसमें की थी, पादप के कोर्क वाले भाग में की थी। कैसी संरचना नजर आई थी इनको, मधुमक्खी के छत्ते के समान गोलाकार कोष्ठक नजर आए थे। इन कोष्ठकों में कोशिका की कौन सा भाग नजर आया था, कोशिका भित्ति नजर आई थी। ये बातें की थी। फिर जीवित कोशिका की खोज की थी अपन ने। तो जीवित कोशिका की खोज में अपन ने वैज्ञानिक का नाम लिया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसमें की थी, जीवाणु, शुक्राणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इन सब सूक्ष्म जीवों को उन्होंने देखा और जीवित कोशिका की खोज की थी, जिनका इन्होंने जंतुक नाम रखा था। ठीक है, ये सब चीजें अपन ने पिछले वीडियो में की थी। आज की वीडियो में आपको मैं पिछले वीडियो से आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूँ कि कोशिका की परिभाषा में अपन ने 4 शब्द उपयोग में लिए थे कि कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। दूसरा लिया था कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। तीसरा शब्द काम में लिया था कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई भी होती है। और चौथा एक शब्द मैंने काम में लिया था कोशिका शरीर की आनुवंशिक इकाई भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आनुवंशिक इकाई तो हमने कभी नाम सुना ही नहीं है। आया है ये नाम भी कोशिका के संदर्भ में ही, जब कोशिकीय सिद्धांत जो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, उसके बाद में एक आधुनिक कोशिकीय सिद्धांत और आया। ये तो पुराना कोशिकीय सिद्धांत था। आधुनिक कोशिकीय सिद्धांत के अंदर बहुत सारे वैज्ञानिक आपस में मिले और उन्होंने ये भी कहा था कोशिका शरीर की आनुवंशिक इकाई भी है। क्यों कहा था, सबके अर्थ आप समझ लो। अपन सबसे पहले बात करते हैं कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होने का मतलब क्या हो गया है बच्चों, कि अपना शरीर का निर्माण जिस छोटी से छोटी चीज से मिलकर के हुआ है ना, वो सूक्ष्मतम इकाई है। कई एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक दीवार है। अब दीवार किससे बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई है। तो ईंट एक इकाई हो गई है, छोटी से छोटी इकाई हो गई है। वो सभी ईंटें आपस में एक के ऊपर रखते जाते हैं अपन, तो दीवार बन जाती है। तो छोटी सी इकाई क्या हो गई, पूरी दीवार की ईंट हो गई है। वैसे ही अपना पूरा शरीर जो है ना, वो कोशिकाओं का बना हुआ ढांचा है। अपना पूरा शरीर जो होता है ना, वो कोशिकाओं का बना होता है। इसलिए शरीर को, पूरे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई छोटे से छोटे रूप में जाती है ना। जैसे बड़ा चीज है, उसको तोड़े अपन, उसमें से छोटी चीज निकले, फिर उसको तोड़े और छोटी, फिर उसको तोड़े और छोटी, लास्ट में अपन एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाते हैं कि अब उसके टुकड़े संभव नहीं है। तो वो छोटी से छोटी इकाई हो गई है उस बड़े पदार्थ की। वैसे ही शरीर के अंदर सबसे छोटी चीज, अपने बनावट, अपने शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी चीज कोशिका है। यानी अपना पूरा शरीर कोशिकाओं का बना हुआ ढांचा ही है। ठीक है, कैसे है सूक्ष्मतम, इसका मतलब आप एक चीज से और समझ, एक टॉपिक एक और है उससे समझ सकते हो।
छोटी क्लासों में आपने एक शारीरिक संगठन के बारे में पढ़ा होगा कि कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी इकाई है। बहुत सारी कोशिकाएं जब मिल जाती है, कोशिकाएं जब आपस में जुड़ जाती है, कोशिकाओं का समूह बन जाता है, समान संरचना की और समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाएं जब आपस में जुड़ जाती है तो कोशिकाओं के जुड़ने से यानी समूह बन जाता है तो क्या बनते हैं? उत्तक। बहुत सारे उत्तक मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग। बहुत सारे अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। अंग तंत्र बन जाते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के क्या बनाते हैं? पूरा शरीर बनाते हैं। यानी किसी भी जीव का शरीर जो है ना, वो सबसे छोटी चीज उसकी कोशिकाएं, इससे मिलकर के बना हुआ है। कोशिकाएं हैं पूरे शरीर में, जब कोशिकाएं मिल गई है तो बन गए उत्तक, उत्तक मिल गए तो बन गए अंग, अंग मिल गए तो बन गए तंत्र, और तंत्र से पूरा शरीर बना है। जैसे अपने मनुष्य की बात कर ले तो मनुष्य के शरीर में तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सभी तंत्र आपस में जुड़ गए हैं तभी तो पूरा शरीर बना है। तंत्र किससे बने हैं? अंगों से। जैसे पाचन तंत्र है, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, लीवर, ये सभी छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, ये सब अंग है। इन सब ने अंगों ने आपस में जुड़े तो बन गई आहार नाल। आहार नाल के साथ में पाचक ग्रंथियां मिल गई तो पूरा बन गया पाचन तंत्र। ऐसे तंत्रों के अंदर अंग होते हैं। अंग किससे मिले हैं? उत्तकों से बने हैं। उत्तक किससे बने हैं? कोशिकाओं से बने हैं। इससे छोटा तो कोई नहीं है ना। तो कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्यों है? मेरे ख्याल से इस चीज से आपकी समझ में आ गई होगी। सबसे छोटी से छोटी इकाई कोशिका होती है शरीर में। बात समझ में आ गई? अब दूसरा शब्द अपन ने कोशिका की परिभाषा में उपयोग में लिया था कि संरचनात्मक इकाई। कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक इकाई भी है। देखो बच्चों, संरचनात्मक इकाई का मतलब ये हो गया है कि अपने शरीर की बनावट करने वाली इकाई, यानी अपना पूरा शरीर किसका ढांचा है, किस चीज से बना हुआ है, तो वो है कोशिका। शरीर के हर एक भाग में कोशिकाएं हैं। अपने हाथ, पैर, नाखून, बाल, त्वचा, हर चीज में कोशिकाएं हैं। अनगिनत असंख्य कोशिकाओं का बना हुआ ढांचा है शरीर। तो संरचना बनाने वाली अपने पूरे शरीर की बनावट किससे हुई है? कोशिकाओं से हुई है। इसीलिए इसको संरचनात्मक इकाई भी कहा है। यहाँ तक कि अपने बाल है, अपने नाखून जो हैं, उनमें भी कोशिकाएं पाई जाती है। अपने बाल और नाखूनों के अंदर भी कोशिकाएं हैं। अब देखो, यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मैं समझाता हूँ। अपने बाल और नाखून जो है उनमें कोशिकाएं हैं, ठीक है। देखो, जीवित कोशिकाएं होती है और मृत कोशिकाएं होती है। जीवित कोशिकाएं जो होती है वो अपने शरीर के अंदर अपने न्यूरॉन्स जो होते हैं, तंत्रिका कोशिका, उनसे जुड़ी हुई रहती है। और जीवित कोशिकाओं को अगर कोई हानि पहुंचेगी या उनको कोई चोट लगेगी तो न्यूरॉन्स या तंत्रिका तंत्रों के द्वारा अपन को सिग्नल मिलेंगे, अपन को संदेश मिलेगा। तो उसका कोई दर्द हो रहा है, अपने कोई पिंच हो रहा है, जैसे आपने क्रिया की प्रतिक्रिया वाला न्यूरॉन्स वाला वो अपने टॉपिक पढ़ रखा होगा। गर्म चीज को छूते ही हाथ हटा लेते हैं, कील चुभती है, सुई चुभती है, हाथ हटा लेते हैं। तो उनमें क्या हुआ? कोई भी दर्द या तकलीफ हुआ, जीवित कोशिकाओं में है, वो कोशिकाएं तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई है, तुरंत मस्तिष्क को संदेश मिलते हैं और अपन हाथ हटा लेते हैं। इसका मतलब जीवित कोशिकाएं जो होती है वो संदेशों को ग्रहण करती है, जिससे अपन उन उद्दीपनों के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, ठीक है। अब बाल और नाखून अपन काटते हैं, कोई प्रतिक्रिया होती है अपने शरीर में? नहीं होती, कुछ नहीं होता, दर्द नहीं होता। नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं, दर्द नहीं होता। इसका मतलब जीवित कोशिकाएं नहीं है। इसका मतलब वो जीवित कोशिकाएं नहीं है। मान लिया जीवित कोशिकाएं नहीं है, इसीलिए अपन काटते हैं, तब दर्द नहीं होता। तो अगर जीवित कोशिकाएं नहीं है इस बात की, तो फिर अपने बाल और नाखून की वृद्धि कैसे होती है? बात समझ रही होगी आप? किसी भाग की शरीर के किसी भाग की वृद्धि होने का तात्पर्य ये होता है कि उस भाग की कोशिकाएं निरंतर कोशिका विभाजन करती है। कोशिका विभाजन का मतलब नई कोशिकाएं और बनती है। पुराने कोशिकाएं जैसे मान लिया 10 कोशिकाएं थी, अब 10 के 10 ने विभाजन कर लिया, 20 बन गई है। 20 ने फिर विभाजन किया, समझौता विभाजन 40 बन गई है। ऐसे लगातार कोशिकाओं की संख्या डबल होती जाती है। तो जितनी ज्यादा कोशिकाएं बनेगी उतना ही उत्तक बढ़ेंगे, उतने उत्तक बढ़ेंगे तो उसकी वृद्धि होगी, यानी उस आकार बढ़ेगा अंग का। इसका मतलब, और विभाजन कौन सी कोशिकाएं करेगी? विभाजन वही कोशिकाएं करेगी जो जीवित होगी। मृत कोशिका तो कोई विभाजन कर नहीं सकती। इसका मतलब ये हो गया कि अपने बाल और नाखून जो है उनमें जीवित कोशिकाएं हैं, तभी वृद्धि हो रही है। तो अब घूम करके वो क्वेश्चन बन गया, अगर जीवित कोशिकाएं हैं तो बाल और नाखून जब अपन काटते हैं तो अपने दर्द क्यों नहीं होता है?
और अगर मृत कोशिकाएं हैं तो वृद्धि कैसे हो रही है? इसका जवाब मैं बता देता हूं आपको। बाल और नाखून, जैसे ये नाखून की संरचना है, तो बाल और नाखून का जो पार्ट अपन काटते हैं ना, जो बाहर वाला पोर्शन अपन काटते हैं, ये वाला भाग जो है ना, ये मृत कोशिकाओं का बना है। यहाँ पर मृत कोशिकाएं हैं, ये मृत कोशिकाएं जो अपन काटते हैं। मगर जब इसके नीचे की तरफ जाते हैं, उत्पत्ति स्थल जो कोशिकाओं का, जहां पर कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, ये वाला भाग जो होता है, यहाँ पर जीवित कोशिकाएं होती है। कभी नाखून को अंदर से थोड़ा सा काट करके देखो, पेन होगा, दर्द होगा, क्योंकि वहां पर जीवित कोशिकाओं वाले भाग में पहुंच जाएंगी। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही बाल की संरचना अपन देखते हैं, तो बाल जो होता है, उस बाल के अंदर जो वाला पार्ट अपन काटते हैं ना, जो बाहर निकला हुआ है, ये वाला भाग मृत कोशिकाओं से बना हुआ है। मगर इसके जड़ में जाते हैं ना, जड़ों में यहाँ पर जीवित कोशिकाएं होती है। कोशिका विभाजन का काम ये जड़ वाली कोशिकाएं करती है, नहीं कि ऊपरी भाग की कोशिकाएं। यानी जीवित कोशिकाएं जहाँ पर है ना, विभाजन की क्रिया वहां पर होगी। वृद्धि यहाँ से होगी बालों में। आप कहीं पर सोच रहे कि वृद्धि यहाँ से होगी, नहीं, वृद्धि यहाँ से होती है, ग्रोथ बालों में, जड़ों से होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जीवित कोशिकाएं हैं। ऐसे ही नाखूनों के अंदर भी कंडीशन है। इसलिए अपन जिस भाग को काटते हैं ना, उस भाग में दर्द इसलिए नहीं होता कि वहां पर मृत कोशिकाएं हैं। ये चीज मैंने आपको क्यों बताई है? इसलिए कि जब बात बाल और नाखून की आ गई है, वहां पर भी मृत कोशिकाएं, मृत और चाहे जीवित कोशिकाएं हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। हड्डियां भी कोशिकाओं से बनी होती है, हड्डियों के अंदर भी कोशिकाएं हैं, यानी पूरा शरीर कोशिकाओं का बना हुआ ढांचा है। इसलिए कोशिका को शरीर की संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। क्लियर हुआ? मैं आपको क्या बता रहा हूँ? कोशिका की परिभाषा में काम में लिए गए चारों शब्दों का अर्थ बता रहा हूँ। सूक्ष्म तुम समझ में आया, संरचनात्मक समझ में आया। अब अगला करते हैं अपन क्रियात्मक इकाई। कोशिका को शरीर की क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं भाई क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्रियात्मक का मतलब कार्य करने वाली इकाई, यानी अपने शरीर के अंदर जितने भी कार्य संपन्न होंगे ना, या कार्य करने के लिए जो अपन को ऊर्जा चाहिए, वो कोशिका से संबंधित है। कैसे? देखो, एक कोशिका जो होती है, सबको एक चित्र आता है कोशिका, कोई भी बना सकता है कोशिका का चित्र। चारों तरफ कोशिका झिल्ली बनाई, कोई जंतु कोशिका बना रहे हैं अपन, कोशिका झिल्ली बनाई, बीच में केंद्रक बनाया, अंतः प्रतिबी जालिका बनाई अपन इस प्रकार से, गोल्जी बॉडीज बनाई अपन ने, माइटोकॉन्ड्रिया बनाई अपन ने, ठीक है, राइबोसोम्स बनाए अपन ने, लाइसोसोम्स बनाए, ये रिक्तिका बनाई, जो छोटी छोटी चीजें सभी कोशिका जो बना लिया रहे, कोशिका बन गई है। अब देखो, शरीर में होने वाली जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ना, वो सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कोशिका में संपन्न होती है। और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं से अपन को क्या मिलता है? एंजाइम्स काम में आते हैं, नए प्रकार के उत्पाद बनते हैं। नए प्रकार के उत्पाद यानी प्रोटीन्स बनेंगे। प्रोटीन्स अपने शरीर के अंदर चाहिए, कोशिका में बनती है। इसके अलावा कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है जिसको अपन कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। याद आ रहा होगा आपको, किसे कहते हैं कोशिका का शक्तिगृह? किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाने वाला अंगक है, यानी कोशिकांग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसकी संरचना, तो आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इस प्रकार से संरचना आपको याद आ रही होगी, बनाई आपने, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी। अब ये क्या हो गए हैं? एटीपी क्या है? पूरा नाम क्या होता है एटीपी का? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है एटीपी? पूरा नाम तो हो गया। ये ऊर्जा के अणु है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऊर्जा के अणु जो है ना, उनको एटीपी कहते हैं। और वास्तव में कोशिका की ये करेंसी भी होती है, करेंसी ऑफ द सेल, या कोशिका की मुद्रा। कोशिका की मुद्रा, कोशिका की मुद्रा एटीपी को कहते हैं। पूरा नाम क्या होता है इसका? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे कोशिका की मुद्रा कहते हैं अपन। करेंसी ऑफ द सेल, जैसे अपने भारत की करेंसी क्या है? रुपया।
वैसे कोशिका की करेंसी जो है ना उसे अपन एटीपी कहते हैं, यानी ऊर्जा के अणु है ये। बात करते हैं अपन, जैसे अपन कोई भी अपन काम करते हैं तो अपनी ऊर्जा खर्च हुई, यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है। या अपन भोजन लेते हैं तो अपने शरीर में ऊर्जा जो होती है वो बनती है, यानी खाद्य भोज्य पदार्थों का जब ऑक्सीकरण होता है तो एटीपी बाहर निकलते हैं तो शरीर के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। तो एटीपी अपने शरीर में जब काम करते हैं तो खर्च होती है, जब अपन भोजन लेते हैं तो संग्रहित होती है। एटीपी ऊर्जा हो गई है। इस एटीपी का निर्माण कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? कोशिका में। इसका मतलब क्या हो गया? कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? कोशिका से मिल रही है कि कोशिका के अंदर ही तो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए कोशिका को शरीर की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। समझ में आ गई की बात? तीसरा शब्द अपन ने काम में लिया था वो। अब अपन बात कर लेते हैं चौथे शब्द की। कोशिका के परिभाषा में काम में लिया गया अपना चौथा शब्द वो है आनुवंशिक इकाई। कोशिका को शरीर की आनुवंशिक इकाई भी कहते हैं। अब ये आनुवंशिक शब्द क्या है? सुन रखा होगा सभी ने। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, आनुवंशिकता, वंशागति, ये सब नाम एक ही चीज से जुड़े हुए हैं। आनुवंशिकी जिसे अपन जेनेटिक्स कहते हैं, जिसका पितामह या जनक कौन है पता है सबको? आनुवंशिकी के पिता किसको कहा जाता है? जिन्होंने मटर के पादप के ऊपर काम किया था, याद आ गया होगा। मटर के पादप पर कार्य किस वैज्ञानिक ने किया था? मेंडल ने। तो मेंडल को ही अपन आनुवंशिकी के जनक कहते हैं, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी के अंदर क्या किया जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन से लक्षण गए? माता पिता है, उनसे संतान उत्पन्न हुई, उन संतानों में उन माता पिता के कौन कौन से लक्षण आए हैं। वो संतान जो है जब मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, जनन करेंगे, अपनी संतति उत्पन्न करेंगे, तो उनकी संतानों में उनसे कौन से लक्षण गए हैं, फिर उनसे आगे वाले संतानों में कौन से गए हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार लक्षण जो होते हैं, माता पिता से संततियों में लगातार लक्षण स्थानांतरित होते रहते हैं। इस बात का अध्ययन अपन आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं। बात समझ में आ रही? और ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन लक्षणों को अपन आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिकी शब्द का मतलब ही पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का है। तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे वो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, और इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना आनुवंशिकता या वंशागति कहलाता है। ये तो हो गया इस शब्द का अर्थ। अब मैंने आपको बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो स्थानांतरित हो रहे हैं उनको अपन आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। अब इन आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कौन है? कौन लेके जा रहा है अगली पीढ़ी के अंदर? देखो, कोई कोशिका जो होती है उस कोशिका के अंदर सबसे मुख्य घटक जो होता है वो होता है केंद्रक, जो बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में तो, और पादप कोशिकाओं में थोड़ा साइड में होता है। क्यों होता है? रिक्तिका की उपस्थिति के कारण। जो अपन पादप कोशिका की संरचना पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ये केंद्रक सबसे मुख्य चीज है। कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। कोशिका का नियंत्रक, पूरी कोशिका पर नियंत्रण केंद्रक का होता है, क्योंकि केंद्रक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी जीवधारी की, किसी भी जीव की सबसे मुख्य चीज उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्योंकि शरीर के अंदर सभी लक्षणों का नियंत्रण इस आनुवंशिक पदार्थ से होता है, जिसको अपन ने क्या कहा था? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के कई नाम होते हैं। गुणसूत्र बोल दो, इसको डीएनए बोल दो, इसको आरएनए बोल दो। यानी इसके अंदर क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल में मुख्य आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। सबने नाम सुन रखा है, डीएनए, आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल, दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। दोनों न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। और ये डीएनए जो होता है यही आगे चल करके क्या बनाता है? गुणसूत्र बनाता है। क्या बनते हैं इससे? डीएनए से ही गुणसूत्र बनते हैं। डीएनए और गुणसूत्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा माइनर सा अंतर होता है, वो आगे की क्लासों में देखेंगे अपन। तो डीएनए या गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं, और डीएनए ही आनुवंशिक लक्षणों का वाहक है, या गुणसूत्र बोल सकते हो आप। गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। इनमें पाए जाने वाले गुणसूत्र जो होते हैं, ये गुणसूत्र क्या करते हैं? अगली पीढ़ी में जाते हैं और माता पिता से लक्षणों को अपने साथ ग्रहण करके अगली पीढ़ी में लेकर के जाते हैं। यही गुणसूत्र जो होते हैं, आधे 23 गुणसूत्र, आधे 23 माता से, आधे 23 पिता से, 46 गुणसूत्र होते हैं ना मनुष्य में। तो 23 माता से आए, 23 पिता से आए, दोनों आपस में मिलकर के 46 के 46 नई संतति में चलेंगे।
अब उनसे आगे का काम वैसे चलेगा। तो लक्षण जो होते हैं ना, आनुवंशिक लक्षण, वो गुणसूत्रों के माध्यम से अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। ये गुणसूत्र कहाँ है? केंद्रक में। केंद्रक कहाँ है? कोशिका में। तो बात समझ में आ रही होगी कि आनुवंशिक इकाई भी क्यों कहते हैं, क्योंकि आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी इकाई भी कोशिका ही है, इसलिए कोशिका को आनुवंशिक इकाई भी कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कोशिका क्या होती है। इन 4 शब्दों का अर्थ बताया है मैंने, तो ये नहीं कि भाई एक टॉपिक पूरा नहीं हो गया, बहुत बढ़िया टॉपिक पूरा हो गया है। मतलब कोशिका से संबंधित बहुत कुछ जानकारियां सीख चुकी हुई है। एक परिभाषा से मैंने आपको आगे काफी सारी चीजें बता दी है। अब आगे की कोशिका जो अपन पढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। इसीलिए इन 4 शब्दों का अर्थ बताना मैंने महत्वपूर्ण समझा है। परिभाषा आपको मैं ऐसे बता देता कि ये परिभाषा है जी, याद कर लेना, ऐसे याद नहीं रहती, मगर अब नहीं भूलोगे आप, क्योंकि 4 शब्दों का अर्थ पता लग गया है। जब भी किसी टॉपिक के अंदर कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना। जब किसी चीज की गहराई में जाकर के उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो फिर उसको रटने की आवश्यकता नहीं रहती है बच्चों। वो चीजें अपने बिल्कुल इजीली याद रहती है, जीवन भर याद रहती है, क्योंकि अच्छी तरीके से समझ लिया है। यही उद्देश्य था मेरे को ये बेसिक क्लासों में आपको अपने आपके मेन टॉपिक से जोड़ना, क्योंकि मेन टॉपिक जब पढ़ेंगे तो ये चीजें वापस आपके काम में आएगी। तो अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।